नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को चलते हुए आज 25-26 डेज हो चुके हैं। ये युद्ध लंबा चलता है तो इससे कितना नुकसान होगा? क्या भारत ने इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, और ढूंढ लिया है तो वो अल्टरनेटिव क्या है? क्यों अमेरिका ईरान से युद्ध कर रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये युद्ध लंबा चलता है तो बाकी कंट्रीज और भारत इस युद्ध के लंबे चलने से आने वाले परिणाम से कैसे निपटेगा? उन सारे पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सारी डिटेल्स और फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ईरान के युद्ध के चलते हुए 25-26 डेज हो चुके हैं और दुनिया के सामने पेट्रोलियम का संकट खड़ा हो गया है। इसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऑयल शॉक कहा है और यह भी कहा है कि यह 1973 के पेट्रोलियम संकट से काफी बड़ा संकट है। The 1973 oil crisis began in October when Arab members of OPEC quadrupled oil prices from nearly to nearly per barrel by January 1974. 1973 में दुनिया ने पहले पेट्रोलियम संकट अनुभव किया था। तब पेट्रोलियम के भाव $3 से बढ़कर $12 प्रति बैरल हो गए थे। 400% की यह बढ़ोतरी जाहिर सी बात है, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था झेल नहीं पाई, बहुत सारी इंडस्ट्रियां भी इसमें कोलैप्स हो गई। बहुत बड़ी मजेदार बात यह है कि उस समय ईरान अमेरिका के साथ था और आज जो देश अमेरिका के साथ है अर्थात सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, इजिप्ट, ये सारे देश अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने पर उतारू हो गए थे। ये तो खेल ही उल्टा हो गया। सऊदी अरब और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को अमेरिका और इजराइल पर गुस्सा क्यों आया? एक शब्द में कहें तो इसका उत्तर है योम किप्पुर वार। योम किप्पुर वार अर्थात इजराइल के नववर्ष के दिन सीरिया और इजिप्ट ने इजराइल पर हमला कर दिया था और यह हमला इतना अचानक था कि इजराइल की आर्मी को संभलने में कई दिन लग गए। सीरिया और इजिप्ट की आर्मी इजराइल के अंदर घुस गई। स्टार्टिंग में तो अमेरिका ने इस युद्ध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब यूएसएसआर या सोवियत संघ ने सीरिया और इजिप्ट को हथियार पहुंचाना शुरू किया तो अमेरिका ने भी हवाई जहाज में भर भर कर इजराइल को हथियार पहुंचाना शुरू कर दिए। बस यही से अरब देश खपा हो गए और उन्होंने अमेरिका को नहीं, पूरे पश्चिमी जगत को सबक सिखाने की ठान ली। उन्हें मालूम था कि पश्चिमी जगत गल्फ के पेट्रोलियम पर डिपेंड है और इसलिए उन्होंने उत्पादन में कटौती करना शुरू कर दी। लेकिन ईरान ने इसके ठीक विपरीत पेट्रोलियम उत्पादन में बढ़ोतरी शुरू कर दी और जब तेल के दाम बढ़ने लगे तो उसने बढ़े हुए तेल प्राइसेस का खूब बेनिफिट्स लिया। अमेरिका में तेल की किल्लत हो गई, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लगने लग गई। इतनी लंबी लाइन, कुछ जगहों तो मीलों तक लंबी लाइन हो गई। पेट्रोल पंपों ने ओड इवन स्कीम के आधार पर पेट्रोल देना शुरू किया और प्रत्येक व्यक्ति को लिमिटेड पेट्रोल ही दिया गया। पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण अमेरिका की कार इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा और इस समय अमेरिका की कार इंडस्ट्री में 3 दादा थे। बिग 3 के नाम से जाने जाने वाले यह 3 कंपनी फोर्ड, जनरल मोटर और क्रिस्लर थी। इनकी गाड़ियां इतना तेल पीती थी जितनी कि आज की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बसें पीती हैं। इनके मुकाबले जर्मनी और जापान की कारें काफी फ्यूल इफिशिएंट थी और इन फ्यूल इफिशिएंट कारों के मार्केट कैप्चर करने में इस पेट्रोलियम संकट ने काफी मदद की। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जहां पर बहुत अधिक ठंड होती है वहां पर घर को गर्म करने के लिए गैस या पेट्रोलियम जलाया जाता था। पेट्रोलियम की कमी के चलते फिर से लकड़ी पर आना पड़ा। लकड़ी की अंगीठियां फिर से शुरू हो गई। जिस तरह ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर को उड़ाकर एक बहुत बड़ा टैक्टिकल गेम खेला था, लेकिन उससे बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान हो गया था। इसके बाद पश्चिमी जगत में हर मुसलमान को शंका की नजर से देखा जाने लगा। इस तरह 1973 के पेट्रोलियम शॉक के बाद अमेरिका और पश्चिम जगत को यह समझ आ गया कि गल्फ कंट्रीज पर सीमा से ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, न उन पर निर्भरता, डिपेंडेंसी रखी जा सकती है। 1979 के बाद तो सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। अब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और ईरान में अमेरिका समर्थक सरकार नहीं रही, बल्कि ईरान की सरकार अमेरिका की कट्टर दुश्मन बन गई। ईरान की सरकार ने अमेरिका की एम्बेसी के लोगों को 444 दिन तक बंधक बना के रखा और यह बात अमेरिका आज तक नहीं भूल पाया। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ना कोई स्थायी मित्र होते हैं ना स्थायी दुश्मन। 1973 में जो राष्ट्र अमेरिका के विरोधी थे वही आज अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। जिस ईरान ने उस समय अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया, आज वही ईरान दुनिया में पेट्रोलियम का संकट खड़ा करने पर आमादा है। हाँ, रसिया उस समय भी अमेरिका का प्रतिद्वंदी था और आज भी है,
लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू होने पर इस प्रकार के पेट्रोलियम संकट का अनुमान तो अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स ने लगा ही लिया होगा, तो फिर उन्होंने यह युद्ध क्यों शुरू किया? अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर लेटेस्ट वॉर के पीछे 1973 से सीखा हुआ सबक ही है। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे लेकिन हमारे अगले वीडियो में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्यों अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत की, उस कारण को आपने जान लिया, बाकी की बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी लौट कर आते हैं पेट्रोलियम ब्लैकमेल पर। पेट्रोलियम सप्लाई को कंट्रोल करके कोई देश दूसरे देश को ब्लैकमेल ना कर पाए, इसलिए जरूरी है कि पेट्रोलियम का अल्टरनेटिव सोर्स खोजा जाए और इस मामले में काम चल भी रहा है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भारत ने क्या अल्टरनेटिव पर काम शुरू कर दिया है। जी हां, भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग लागू हो चुकी है, हम आपको बता ही चुके हैं। लेकिन ब्राजील हमसे बहुत आगे है। ब्राजील में 2003 में फ्लेक्स फ्यूल और E100 फ्यूल इंट्रोड्यूस किया और इसके बाद से ब्राजील में 90% गाड़ियां परंपरागत पेट्रोल इंजन वाली नहीं बल्कि E100 अर्थात 95% एथेनॉल और 5% पानी, या E27 अर्थात 27% एथेनॉल या फिर इसके किसी भी कॉम्बिनेशन पर चलने वाली है। इसे फ्लेक्स फ्यूल कहा जाता है। 2003 से 2015 के बीच ब्राजील में 2.5 करोड़ कारें फ्लेक्स फ्यूल पर आधारित बिकी। इस तरह से ब्राजील में 46% पेट्रोलियम रिप्लेस हो चुका है। हालांकि 90% नई कारें तो एथेनॉल पर चल रही हैं। बड़े ट्रक और पुरानी कारें अभी भी पेट्रोल या डीजल पर चल रही है। दोस्तों, ब्राजील यह कर पाया क्योंकि ब्राजील भी भारत की तरह प्रमुख गन्ना उत्पादक देश में है और प्रमुख शुगर एक्सपोर्टर है। भारत में यह काम देर से ही शुरू हुआ लेकिन इसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरा एग्जाम्पल चीन का है, जहां पर 25% व्हीकल अब इलेक्ट्रिक व्हीकल है और नए व्हीकल जो बिक रहे हैं उसमें 50% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है। इस तरह चीन ने 12% पेट्रोलियम बचाना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, 12%। चीन के मामले में 12% बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि चीन की इकोनॉमी और चीन का पेट्रोलियम कंजप्शन बहुत अधिक है। यूरोप थोड़ा पीछे जरूर है, वहां पर नई बिकने वाली कारों में 23% इलेक्ट्रिक कार है। अमेरिका इस मामले में और पीछे है, वहां पर इलेक्ट्रिक कारों का शेयर 12% है। इसका कारण यह भी है कि अमेरिका स्वयं पेट्रोलियम के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अमेरिका E10 पेट्रोलियम ही मिलाता है, अर्थात 10% मिक्सर वाला। हकीकत यह है कि अमेरिका में पेट्रोलियम में अब भी 11.06% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि कुछ पेट्रोलियम हायर परसेंटेज एथेनॉल वाला भी बिक रहा है। अमेरिका ही दुनिया में लीडिंग एथेनॉल प्रोड्यूसर है। अमेरिका में मक्का से एथेनॉल बनाया जाता है, जबकि ब्राजील में, जो कि दूसरे नंबर पर एथेनॉल प्रोड्यूसर है, गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता है। तीसरे नंबर का एथेनॉल प्रोड्यूसर भारत है और अगला नंबर आता है चीन का। और देखने की बात यह है कि भारत का एथेनॉल प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ पाता है और क्या भारत भी ब्राजील की तरह हायर परसेंटेज एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले इंजन बना पाता है और इंट्रोड्यूस कर पाता है। यदि आपने मिस कर दिया हो तो बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया पीएनजी ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत अब जहां पर पीएनजी अर्थात पाइपलाइन के थ्रू मिलने वाली गैस उपलब्ध है, वहां पर पाइपलाइन के थ्रू ही गैस मिलेगी और सिलेंडर वाली एलपीजी नहीं मिलेगी। आपको यह भी बताते चले कि पीएनजी एलपीजी के मुकाबले छोटे मॉलिक्यूल से बनी हुई होती हैं और इसलिए इसे दबाकर लिक्विड फॉर्म में लाना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए इसके सिलेंडर नहीं उपयोग किए जा सकते हैं, बल्कि इसे पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क में कमी के कारण बहुत सारी पीएनजी रिफाइनरीज में जला दी जाती है, अर्थात बर्बाद हो जाती है। आज के वीडियो में हमने आपके सामने वो सारे फैक्ट्स रखे जिस पर हमारी भारत की गवर्नमेंट काम कर रही है, दूसरे देशों के भी गवर्नमेंट काम कर रही है। पेट्रोल का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, क्यों अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं ऐसे ही और भी बहुत सारे फैक्ट के साथ में। और भी ऐसे फैक्ट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फैक्ट स्टडी आईएएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।